हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस फुल डिटेल में देखा था। उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को भी बहुत डिटेल में देखा था। ठीक है, सी यहाँ पर ना मैं एक रूल फॉलो करने जाऊंगा। जो रूल ये रिटर्न है, इस रूल में क्या है कि सिंपल कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट होगा या फिर इफ स्टेटमेंट होगा तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देगा, वो सिंपल कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी फोर लूप होगा जो कि 0 से n तक चलेगा तो वो हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। ठीक है, एंड देन कोई भी नेस्टेड लूप होगा, ठीक है, सेम टाइप का नेस्टेड लूप होगा तो वो हमारा क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। ठीक है, और कोई भी ऐसा लूप जिसका कंट्रोलिंग पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 होगा या डिवाइडेड बाय कुछ होगा या जहां पर हम कुछ वैल्यूज को स्किप कर रहे होंगे तो वहां पर हमारा लॉगिन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। ठीक है, और एट द एंड क्या करेंगे कि सबको जोड़ लेंगे, उसके बाद ड्रॉप करेंगे कांस्टेंट को, कांस्टेंट ड्रॉपिंग एंड नॉन डोमिनेटिंग टर्म, और जो हमारा आएगा तो फिर वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे हम ऐड करते हैं और या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। एक सिंपल एग्जांपल है, तो ये मेरा फोर लूप है। तो फोर लूप जो है, ये फोर लूप कोई सा भी फोर लूप क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। अभी बताया था नीचे, ठीक है ना। वैसे ही ये मेरा एक दूसरा फोर लूप है, और जे वैल्यूज के लिए ये भी क्या देगा, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, और अरे बी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा, मेरे पास में दो अरे है, दोनों डिफरेंट 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 साइज का अरे है। ठीक है, मान लेते हैं डिफरेंट साइज का अरे दोनों। तो यहाँ पर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, लेट्स सी कि यहाँ पर ये जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर ए मान लेता हूं मैं इसको और इसको बी मान लेता हूं, ठीक है, कोई ए बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास में नीचे क्या है, दो लूप है, एक नेस्टेड लूप है। तो मान लीजिए कि ये जो बी अरे के लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दे देगा मेरा, ये मेरा n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो कोई सा भी नेस्टेड जो अब क्या देगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, अभी बताया था ना। या फिर इसको ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट अरे जो है वो a दे रहा है, सेकंड जो है वो b दे रहा है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो a b हो जाएगा। ठीक है, एंड a इक्वल b, ठीक है, इज इक्वल टू n मान लेते हैं, तो फिर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ n क्रॉस n। ठीक है, बिग O ऑफ n क्रॉस n हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही मेरा रूल है, ये रूल याद रखिएगा। एक मेरे पास में फंक्शन है जो कि बिगेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है। ठीक है, जस्ट बिगेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है। तो मैंने कहा था कोई भी असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट, वो मेरा क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा ये कांस्टेंट का। ठीक है, इसी तरह से कोई भी फोर लूप जो होगा वो मेरा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये एक इफ स्टेटमेंट है, असाइनमेंट या इफ स्टेटमेंट कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा। ठीक है, फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। ठीक है, अब ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, इस सबको ऐड करना। ठीक है, सम अप कर देना, सबको इसके लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा और रिमूविंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो मेरा और नॉन डोमिनेटिंग टर्म को रिमूव करने के बाद मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि ये लीनियर जो है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा है अदर देन मेरा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेरा एक ये क्वेश्चन जो है, ये जस्ट मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इनसाइड द एरे से ये फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है। यहाँ पे क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा फंक्शन जो है, ये हमको एम एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। ठीक है, कोई सा भी रेंडम नंबर मान लिया, एम एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, और हम ये जान रहे हैं कि एक इफ स्टेटमेंट जो है ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। ठीक है,
तो ये मेरा बचा जो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है, ये क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा? क्योंकि ओवरऑल जो है मेरा mn का है, तो ये मेरा बच जाएगा m ऑफ n माइनस 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा, ठीक है? और जब आप इसको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्लस ऑफ m ऑफ n माइनस 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे आप, ठीक है? तो इसमें नॉन डोमिनेटिंग टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को आप रिमूव करने के बाद क्या देखेंगे कि m ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, ठीक है? एक ये फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन क्या कॉल करता है कि ये फंक्शन फॉर n इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 कर देगा, अदरवाइज ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये कॉल कर रहा है फिर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 को 2 टाइम्स, ठीक है? तो कोई भी इफ स्टेटमेंट जो है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा, ठीक है? इसी तरह से कोई रिटर्न जो है ये भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दे देगा, ठीक है? बट ये वाला जो हमारा रिटर्न है ये डिपेंड करेगा, ठीक है? और ये चूंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसका देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन का क्या होता है ना, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो बिग ओ ऑफ ब्रांचेस, जो भी उस पर ब्रांचेस हो, ठीक है, टू दी पावर ऑफ डेप्थ, ठीक है? तो अब इसके लिए देखते हैं, लेट्स से कि n इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, ठीक है? n इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो f ऑफ 4 ये n माइनस 1 को कॉल करेगा, n माइनस क्या हो जाएगा 1 3, देन फिर n माइनस 1 को कॉल करेगा, ये क्या हो जाएगा f ऑफ 3, फिर ये f ऑफ n माइनस 1 को कॉल करेगा, तो फॉर 3 के लिए n माइनस 1 क्या हो जाएगा f ऑफ 2, फिर ये भी सेम करेगा किसके लिए, f ऑफ 2 के लिए, दोनों 2 टाइम्स कर रहा है, ठीक है? ये भी आपका 2 टाइम्स करेगा, ये भी फंक्शन f ऑफ 2 n माइनस 1 के लिए कितना कॉल करेगा, f ऑफ 1 2 टाइम्स, ठीक है? देन अगेन f ऑफ 1, ठीक है? अगेन f ऑफ 1, अगेन f ऑफ 1 एंड अगेन f ऑफ 1, f ऑफ 1, ठीक है? एंड सो ऑन। तो ये मेरा ब्रांचेस जो है, यहाँ पर ये क्या है, ब्रांचेस 2 टाइम्स है, मींस ब्रांचेस इज इक्वल टू, फॉर दिस फंक्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ब्रांचेस जो है मेरा, ब्रांचेस जो है वो इज इक्वल टू 2 है, एंड द वैल्यू ऑफ डेप्थ कह सकते हैं कि n है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन का हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है? और ये इसको हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास में, तो ये एक जो सम फंक्शन है, ये भी एक असाइनमेंट फंक्शन है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वैल्यू, और किसके लिए, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? देन अगेन वन फॉर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सम वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया इस फंक्शन से और जो प्रोडक्ट वैल्यू किया उसको प्रिंट करते रहे, ठीक है? फॉर सम एरे के लिए, ठीक है ना, किसी एक एरे के लिए। तो ये मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ से आएगा, ठीक है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं। इसी तरह से एक ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए बताया था कि फॉर नेस्टेड लूप है ये, ठीक है? तो नेस्टेड का क्या हो जाता है, सिंपल क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है? चलिए, फिर अगेन जो मैं इसमें कर रहा हूँ, फिर ये सम कोई एरे है उसके लेंथ के लिए कर रहा हूँ, तो इसका लेंथ का साइज मैं n मान सकता हूँ, ठीक है? इसका भी लेंथ का साइज n मान सकता हूँ, तो इसका भी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्वाड्रेटिक ही आएगा, ठीक है? लेकिन इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम चाहें तो 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट मेथड जो मैं बोल सकता हूँ कि m1 मैं इटरेटिव मेथड से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है? इटरेटिव मीन्स काउंटिंग इटरेटिव, तो मैं काउंटिंग इटरेटिव के लिए क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट टाइम जो ये चलेगा फॉर n इज इक्वल टू, फर्स्ट लूप जो है वो लेट्स सी n इज इक्वल टू के लिए जो सेकंड लूप जो चलेगा वो n माइनस 1 तक चलेगा, ठीक है? देन अगेन फॉर n इज इक्वल टू n माइनस 2 के लिए क्या चलेगा, n माइनस 2 के लिए चलेगा, n माइनस 1 के लिए, फिर अगेन इसी तरह से n का वैल्यू घटता चला जाएगा, ठीक है? तो अब मैं ओवरऑल क्या कर रहा हूँ, सबको ऐड कर ले रहा हूँ, n प्लस n माइनस 1, ठीक है, प्लस n माइनस 2, इसी तरह से ये प्लस करूंगा मैं, कहां तक जाएगा, 2 प्लस 1 तक, ठीक है? और इसको अगर मैं उलट के लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस n। जब मैं इसका समेशन करूंगा, ठीक है, इसका समेशन जब मैं लूंगा तो मुझे क्या निकल के आएगा वैल्यू, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2,
यही तो होता है इसका समेशन। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू आफ्टर रिमूविंग कांस्टेंट एंड नॉन डोमिनेटिंग टर्म। मुझे यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ जाएगा, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक और मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, और वो मेथड क्या है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या कहता है ना कि लेट्स से कि मैं फर्स्ट जो वैल्यू है फर्स्ट एरे के लिए, फर्स्ट फॉर लूप के लिए मेरा फंक्शन जो है वो n टाइम जा रहा है, दूसरे फॉर लूप के लिए मेरा फंक्शन n माइनस वन टाइम जा रहा है, तीसरे के लिए उससे कम, उसके लिए और कम और कम। तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि जो सेकंड लूप के लिए चल रहा है मेरा फंक्शन, जो मेरा कॉल हो रहा है फॉर लूप जो चल रहा है वो n/2 यानी कि उसका आधा कम से कम चल रहा होगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं n इंटू n माइनस टू, तो मुझे क्या निकल के आता है, n स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अगेन अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं आफ्टर रिड्यूसिंग द कांस्टेंट टर्म, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है मेरा ये सेम है, बट इसमें अरे जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट अरे के लिए, और यहाँ पर जो है मैं मान लेता हूँ कि फॉर अरे ए कि मेरा जो लेंथ साइज होगा अरे का वो ए होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका लेंथ साइज मेरा बी होगा। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा, चूंकि ये फॉर लूप के अंदर भी है, ठीक है, और ये सब तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही देगा इफ फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट है, ये भी मेरा क्या देगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी आता है डिपेंडेंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट अरे है, तो यहाँ पर ऊपर ही बताया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल ए बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर अरे ए एंड बी के लिए ये भी सेम है, बिल्कुल एज इट इज है, बस इसमें थर्ड लूप लगा दिया मैंने फॉर रेंज फ्रॉम 0 to 1 लाख। सी 0 to 1 लाख, 10 लाख या कितना भी मैं बोलूं, लेकिन वो एज कांस्टेंट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालते हैं तो उसको एज कांस्टेंट ही मानते हैं, और इसका भी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ए बी ही रहेगा। ठीक है, थर्ड लूप होने के बावजूद। क्यों, क्योंकि ये थर्ड लूप जो है ये जस्ट फॉर कांस्टेंट टाइम के लिए रन कर रहा है, बट ये जो है ये वेरिएबल है, इसका मुझे नहीं मालूम ये कितना बार रन करेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि साइज ऑफ अरे ए एंड साइज ऑफ अरे बी वेरिएबल है, मुझे नहीं मालूम, बट फॉर साइज ऑफ के, फॉर वैल्यू के वैल्यू के लिए मेरा जो रेंज है ये 1 लाख है, जो कि एज कांस्टेंट ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए, एक फंक्शन है मेरे पास, ये रिवर्स कर रहा है वैल्यूज को। ठीक है, ये टेम्पोररी असाइनमेंट है। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा, और इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा असाइनमेंट ही ऑपरेटर है, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मुझे यहाँ से आया, ठीक है, ये फॉर लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, n/2। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आया वो n/2 आया। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग कांस्टेंट और मेरा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। ठीक है, बहुत इजी। एक फंक्शन है फॉर फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए भी कहा था कि m ऑफ n मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एंड देन मेरा जो लास्ट का है और सबका ही कांस्टेंट हो जाएगा, ये है फॉर m ऑफ n-1 तक। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा फॉर फैक्टोरियल फंक्शन के लिए। ठीक है, ये एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो सिंपल फिबोनाची ऑफ सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ n, तो इस फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर फॉर लूप के लिए। इसी तरह से जो सेकंड फंक्शन है, इस फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जो बताया था मैंने, क्या हो जाएगा, 2 to the power of n ब्रांचेस टू द पावर ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो अब इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो करेंगे, लीनियर प्लस एक्सपोनेंशियल, तो मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, आफ्टर रिमूविंग
नॉन डोमिनेटिंग टर्म, ठीक है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ टू क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि फॉर इफ स्टेटमेंट के लिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। इसी तरह से इफ स्टेटमेंट के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एट द एंड अगर जब मैं जाऊं तो यहाँ पर जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज वी आर स्कीपिंग सम वैल्यूज हियर, यहाँ पर मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिकॉज वी आर स्कीपिंग सम वैल्यूज हियर, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इसका हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एन लाइक टाइम। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आफ्टर एडिंग एंड रिमूविंग नॉन डोमिनेटिंग टर्म, log ऑफ n। इस लेक्चर में हम लोगों ने कोई सा भी प्रोग्राम रन नहीं कराया, बट हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का फंडा ही यही है कि विदाउट रनिंग द प्रोग्राम इनसाइड द मशीन, ठीक है, उससे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होता है, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब दूसरे दूसरे लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने मास्टर थ्योरम देखना है, ठीक है। वो फॉर रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग रिकर्सिव फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2 में, ठीक है। ओके, please subscribe the channel and like the video, share the video. Okay, thank you.